बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराने जमाने की बात है। अजीन शहर में एक राजा राज किया करता था। राजा के राज में अजीन नगरी में चीन की बंसरी बजती थी। हर तरफ खुशहाली, ईमानदारी और इंसाफ का दौर था। रियाया अपने राजा और राजघराने से बहुत मोहब्बत करती थी। जितना हर दिल अजीज राजा था, इतना ही हर दिल अजीज राजकुमार भी था। राजकुमार अपनी रहम दिली, खुश मिजाजी और रियाया परवरी के लिए पूजा जाता था। अभी इसका राज तिलक नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को इत्मीनान था कि कल जब बूढ़े महाराज नहीं रहेंगे, तब भी अजीन नगरी और वहाँ की पुरजा का मुस्तकबिल महाराज कुमार के हाथों में महफूज रहेगा। राजकुमार जब पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों और नजूमियों ने राजकुमार के इकबाल और लंबी उम्र की पेशनगोइयां की थी, लेकिन सभी ने कहा था कि जवानी के जमाने में राजकुमार को बड़ा जोखिम सफर दरपेश होगा। अगर इससे बच गए तो इनकी किस्मत का तारा बुलंद ही रहेगा। राजा को लगातार राजकुमार की फिक्र रहती थी। कोई ख्वाब देखते तो ज्योतिषियों को बुलाकर पूछते कि कहीं इस ख्वाब का ताल्लुक राजकुमार से तो नहीं है। एक रात राजा ने 3 ख्वाब देखे। पहला ख्वाब इन्होंने देखा कि एक दरख्त है जिसके पत्ते जमर्द के हैं, फूल हीरे के हैं और फल याकूत के हैं, लेकिन वो पेड़ रो रहा है और इसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। राजा की आंख खुल गई, बहुत परेशान हुए। बड़ी मुश्किल से दोबारा नींद आई तो इन्होंने दूसरे ख्वाब में देखा कि एक बाग में 4 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे हैं। ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है। राजा की फिर आंख खुल गई। अजीब सा ख्वाब था। राजा उलझन में पड़ गए। फिर आंख लगी तो तीसरा ख्वाब देखा कि एक शहर है जहां 52 राजा बैठे चक्की पीस रहे हैं। अब के आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। तीनों ही ख्वाब इन्हें बड़े अशुभ लगे और वो परेशान हो गए। इस दिन दरबार में इन्होंने फिर राज ज्योतिषियों को और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाकर अपने तीनों ख्वाब बताए और ताबीर पूछी। सबने बहुत सोच विचार किया। नजूमियों ने लकीरें खींची, ग्रह देखे, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर कोई नहीं बता सका। राज ज्योतिषियों ने हाथ बांधकर अर्ज की कि महाराज, बहुत से ख्वाब पेट की गरानी से भी नजर आते हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। राजा ने कहा, या तो इन ख्वाबों की ताबीर होगी या ये दुनिया में कहीं ना कहीं हकीकत में पाए जाते होंगे। अगर ताबीर नहीं बता सकते तो आंखों से दिखाओ। ऐसे मौकों पर बेड़ा उठाने का रिवाज हुआ करता था। पान का बेड़ा बनाकर बीच में रख दिया जाता था और जो इस काम को करने की हिम्मत दिखाता, इस बेड़े को उठाकर खा लेता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सुबह से शाम हो गई। पूरी अजीन नगरी परेशान थी कि राजा की इस जिद का क्या अंजाम होगा कि राजकुमार ने आकर बेड़ा उठा लिया। राजा तो हक्को-दक रह गए। जिस बेटे को मुसीबत से बचाने के लिए ये जतन कर रहे थे, वही बेटा खुद इन्हीं की जिद की भेंट चढ़ रहा था। यानी अनचाहे तौर पर वो खुद ही बेटे को इस मुसीबत में ढकेल रहे थे, जिसकी पेशनगोइयां राजकुमार के बचपन में ज्योतिषियों ने की थी और जिससे बचाने की वो आज तक कोशिश करते आए थे। राजकुमार ने बाप को समझाया कि फिक्र मत कीजिए, अगर मेरी कुंडली में ये लिखा है, होनी को कौन टाल सकता है। राजकुमार ने वादा किया कि वो इन ख्वाबों को हकीकत में आंखों से दिखाएगा और माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ नहीं होने देगा। राजकुमार ने शाही लिबास उतारकर आम आदमियों के जैसे कपड़े पहने, अशरफियां साथ ली, माता पिता के पैर छुए और अपने चहीते घोड़े पर बैठकर अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दिन भर सफर करता और रात को किसी बस्ती में, बाग में, खंडर में सोए रहता। एक शाम वो एक बाग में पूजा पहुंचा। बहुत बड़ा बाग था, लेकिन सब झाड़ झंकाड़ पड़ा था। अंधेरा होने लगा था, इसलिए राजकुमार ने तय किया कि वो दिन में पूरे बाग का चक्कर लगाएगा। बाग के एक कोने में कुआं था, वहीं बैठकर इसने रोटी खाई, कुएं से ठंडा पानी निकाल कर पिया और एक तरफ लेटकर सो गया। आधी रात गुजरी होगी कि बड़ी तेज आंधी आई और इसके साथ किसी बहुत बड़े जानवर के गुर्राने की सी आवाज आई। राजकुमार एक घने पेड़ के ऊपर छुप कर बैठ गया। तारों की छांव में इसने देखा कि
एक बहुत ही लंबा चौड़ा काला दियो बड़े बड़े कदम रखता हुआ आ रहा है। इसकी आंखें अंधेरे में लाल चिरागों की तरह नजर आ रही थी। जब वो काफी दूर निकल गया तो राजकुमार भी दरख्त से नीचे उतर आया। डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। फिर नींद भी नहीं आई। सुबह के करीब फिर वैसी ही गुर्राटे सुनाई दी। तेज हवा चली और दियो वापस बाग से बाहर चला गया। जब अच्छी तरह उजाला फैल गया तो राजकुमार ने रात की बची हुई रोटी खाई, कुएं से पानी निकाल कर नहाया और बाग देखने निकल पड़ा। बाग बहुत बड़ा था और इसके बीचों बीच बारादरी बनी हुई थी। बारादरी में कदम रखा तो हक्का बक्का रह गया। पलंग पर एक बहुत खूबसूरत औरत लेटी थी, लेकिन ये क्या, इसका सर गर्दन से कटा हुआ अलग रखा था और धड़ अलग था। सरहाने और पांदी फूलों की छड़ियां रखी थी और इससे भी अजीब बात ये कि औरत के सरहाने एक पेड़ लगा था जिसमें जमर्द के पत्ते, हीरे के फूल और याकूत के फल लटक रहे थे। राजकुमार ने करीब जाकर देखा। औरत की आंखें खुली हुई थी और इनसे खून के आंसू बह रहे थे। आज राजकुमार को अपने बाप का एक ख्वाब हकीकत के रूप में सामने नजर आ रहा था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या करे। इसे लगा कि हो ना हो इस देव का भी इन सब से कुछ ताल्लुक है। इसने तय किया कि इस बाग में 2-4 दिन रुककर हालात का जायजा लेना चाहिए। जल्दबाजी कहीं खेल खराब ना कर दे। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। बाग के कुछ दरख्तों पर फल लगे हुए थे। इसने फल तोड़कर पेट भरा और शाम होने के बाद अपने कोने में जाकर लेट गया। आधी रात फिर वैसी ही आंधी आई। गर्राहटें सुनाई दी। 2 चिराग जैसी आंखें दिखाई दी। मानसगन चिल्लाता हुआ दियो बाग में दाखिल हुआ और बारादरी की तरफ चला। जब वो आगे बढ़ गया तो राजकुमार पेड़ों में छुपता छुपाता वहां पहुंचा और एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गया। क्या देखता है कि दियो ने इस मुर्दा औरत के सरहाने के फूलों की छड़ियां पांदी रखी और पांदी की सरहाने रखी और वो औरत जिंदा होकर बैठ गई, जबकि वो अजीबोगरीब पेड़ गायब हो गया। दियो औरत के लिए फल, मेवे, मिठाइयाँ लाया था। इसे खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औरत बराबर रोए जा रही थी और कह रही थी कि वो घर जाना चाहती है। दियो कह रहा था कि अब वो कभी घर नहीं जा सकती, क्योंकि वो इसे पसंद आ गई है और वो इसे अपनी रानी बनाएगा। दियो ने औरत से अपने हाथ पांव दबवाए और पूछा कि यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया था, क्योंकि आज इसे यहाँ इंसान की बू आ रही है। औरत ने जवाब दिया, यहाँ कौन आएगा, और इंसान तो मैं भी हूँ, मेरी ही बू होगी। गर्ज इसी तरह सुबह होने लगी तो दियो ने पास रखी हुई तलवार से औरत का सर काटा। औरत की गर्दन से खून की बूंदें टपकी। इनसे दरख्त बना, पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे। फिर इसने सरहाने और पांदी की छड़ियों की अदला बदली की और गुर्राता फुंकारता वापस चला गया। इसके जाने के बाद राजकुमार पेड़ से उतरा और उजाला फैलने का इंतजार करता रहा। जब दिन निकल आया तो इसने बारादरी में जाकर औरत के सरहाने और पांदी की छड़ियां अदला बदली की तो वो औरत उठकर बैठ गई। इसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो भाई और मुझे क्यों जिंदा किया है? मैं आज साल भर के बाद दिन की रोशनी देख रही हूँ। राजकुमार ने जवाब दिया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए इधर निकल आया था। रात को दियो को तुम्हें जिंदा करता देखकर छुप गया था। तुम बताओ तुम कौन हो और इस दियो के चुंगल में कैसे फंस गई? औरत ने कहा, मैं अपने मुल्क की शहजादी हूँ। एक रात महल की छत पर खड़ी चांदनी का लुत्फ ले रही थी कि ये दियो मुझे उठा लाया और मुझे यहाँ कैद करके रखा है। ये जादुई तलवार है और ये जादू की छड़ियाँ हैं जिनसे मुझे रोज कत्ल कर जाता है और रात को जिंदा कर देता है। रात तुम यहाँ छुपे थे, इसीलिए वो कह रहा था कि इसे आदमी की बू आ रही है। अब तुम शाम होने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। राजकुमार ने कहा, अब तो मैं तुम्हें इसकी कैद से रिहाई दिला कर ही जाऊंगा। मैंने दियो को खत्म करने की तरकीब सोच ली है। जिस रास्ते से दियो आता है, इसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। औरत ने भी इसकी मदद की। अपने पास से फल और मिठाइयाँ इसे खाने को दिए। शाम तक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा तैयार हो गया। फिर राजकुमार ने बाग से सूखे दरख्त, झाड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे किए और घड़े को ऐसे भर दिया कि ऊपर से जमीन बराबर नजर आने लगी। इस काम से फारिग होकर वो नहाया। इसने और औरत ने मिलकर खाना खाया।
फिर राजकुमार ने जादू की तलवार से औरत का सर काट कर छड़ियां बदली। जब दरख्त तैयार हो गया तो वह वापस वहीं आ गया जहां गड्ढा खोदा था। पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात हुई तो वैसे ही आंधी आई और शोर मचाता मानसगण चिल्लाता हुआ देव आया। जैसे ही गड्ढे पर इसका पांव पड़ा, एक हेबतनाक चीख के साथ गड्ढे में गिर गया। राजकुमार ने फौरन पेड़ के ऊपर से दिया सुलाइयां चलाकर सूखे पत्तों पर फेंकनी शुरू की। देखते ही देखते जबरदस्त आग भड़क उठी। इस पर देव के चीखने के शोर से सारा जंगल गूंज रहा था। धीरे धीरे इसकी चीखें कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार देव का काम तमाम हो गया। सुबह तक आग जलती रही। सुबह राजकुमार ने औरत को जिंदा किया और देव के मरने की खुशखबरी सुनाई। औरत की खुशी की कोई हद नहीं थी। इसने राजकुमार से कहा कि तुमने मुझे इस देव के चुंगल से आजाद करवा कर अजीम एहसान किया है। आज से तुम मेरे भाई हो, जो चाहो मांग लो। राजकुमार ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तलवार और ये छड़ियां मैं ले जा रहा हूँ। तुम्हें बस ये करना है कि एक बार मेरे बाप के सामने मर कर दिखाना होगा, ताकि वो दरख्त बन सके और मेरा बाप इसे देख सके। औरत ने कहा, भैया तुम जब बुलाओगे मैं चली आऊंगी। औरत अपने शहर चली गई और राजकुमार अपने रास्ते चला। अपने बाप के एक ख्वाब को आंखों से दिखाने का इंतजाम कर लिया था। अब वो आगे के मिशन पर रवाना हो गया। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद एक शाम फिर एक शबे बसर के लिए रुका। यह बाग तो पहले से भी ज्यादा वीरान था। सूखे पेड़ों, सूखी झाड़ियां, जगह जगह सूखे पत्तों के ढेर थे। कहीं कहीं कुछ पुरानी बुर्जियां बनी हुई थी और एक बड़ा सा चबूतरा था जो हैरत अंगेज तौर पर साफ सुथरा था। पहले तो राजकुमार ने सोचा कि इस चबूतरे पर सो जाए, लेकिन फिर वहां की सफाई देखकर इसे खतरा महसूस हुआ और वो थोड़े फासले पर एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे जमीन साफ करके वहां लेट गया। अजनबी जगह, भय भय करता जंगल, सूखे पत्तों की कड़कड़ाहट, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों का डर और अनदेखी ताकतों का धड़का। नींद कहाँ आती। रात 12 बजे के करीब यहाँ भी आंधी सी आती हुई महसूस हुई। पत्ते उड़ने लगे। इतने में क्या देखता है कि 4 घोड़सवार हवा में जैसे उड़ते हुए वहां उतरे। उन्होंने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और खुद चबूतरे पर जाकर बैठ गए। फिर इन्होंने शतरंज की बिसातें बिछाई और दो लोग शतरंज खेलने लगे। राजकुमार छुपा हुआ देख रहा था। सारी रात गुजर गई। इनमें से कोई जीता ना कोई हारा। राजकुमार ने दिल में सोचा, यही वक्त है कि अपने बाप के दूसरे ख्वाब को सच कर दिखाऊं। ये मौका निकल गया तो हो सकता है फिर कभी हाथ न आए। वो हिम्मत करके बाहर निकला और इनके पास जाकर बोला, कैसे खिलाड़ी हो जो ना जीत सकते हो और ना हरा सकते हो। एक नौजवान को अपने पास देखकर पहले तो वो हैरान हुए, फिर गुस्से में आग बगोला हो गए। तू है कौन और तुझे हिम्मत कैसे हुई हमसे बात करने की? हम में से हर एक इतना अच्छा खिलाड़ी है कि ना हमें आज तक कोई हरा सका और ना हम एक दूसरे को हरा सके। राजकुमार बोला, अगर मैं एक एक करके तुम चारों को हरा दूं तो क्या दोगे? वो तेज में आकर बोले, अगर तूने हमें हरा दिया तो तेरे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर ना हरा सका और हार गया तो तेरे टुकड़े करके चील कौवों को खिला देंगे। राजकुमार ने कहा, चलो मंजूर है। बिसात बिछी। राजकुमार ने एक एक करके चारों को हरा दिया। वो चारों बोले, ए आदमजाद, आज से हम तेरे गुलाम हैं, लेकिन हम इंसान नहीं जिन हैं। तेरे साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन तू हमारे घोड़े की दुम के एक एक बाल ले लो। जैसे ही तू इन बालों को आग दिखाएगा हम आ जाएंगे। राजकुमार ने वो बाल लेकर एहतियात से रख लिए और वो चारों अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। राजकुमार अपने बाप का दूसरा ख्वाब भी हकीकत में पा चुका था, लेकिन जब तक तीसरे ख्वाब की हकीकत ना मालूम हो जाए वो घर नहीं लौट सकता था। अगली सुबह राजकुमार अपने सफर पर रवाना हो गया। एक लंबी मुसाफत के बाद वो एक शहर में पहुंचा। सारे दिन वो शहर में घूमता रहा। जब वो वहां के राजा के महल के पास से गुजरा तो इसने देखा कि राजमहल के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा नकारा रखा है। इसने वहां के लोगों से पूछा कि ये नकारा कैसा है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी राज करती है। वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। शादी के लिए इसकी कुछ शर्तें हैं। जो इससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है आकर इस नकारे पर चोब मारता है।
रानी इसे बुलाकर अपनी शर्तें बताती है और ये भी कि जो इसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा इसे रानी का गुलाम बनकर चक्की पीसनी पड़ेगी। आज तक कोई इसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और नाकाम रहे। अब तक 52 राजा शर्त हार कर बैठे चक्की पीस रहे हैं। राजकुमार को तो अपनी मुराद मिल गई, लेकिन इसने भी रानी के साथ छल करने की ठानी। एक सराय में आकर ठहरा एक ब्राह्मण के लड़के का रूप भरा और अगले दिन जाकर नकारे पर जोर जोर से कई चोबें दे मारी। रानी ने सुना तो इसे बड़ा गुस्सा आया। ये कौन बदतमीज है जो नकारे तोड़ रहा है। गुलाम ने आकर बताया कि महारानी, एक ब्राह्मण का लड़का आया है, वो आपसे शादी करना चाहता है। रानी गुस्से से लाल पीली होकर बोली, एक ब्राह्मण के छोकरे की ये हिम्मत, क्या इसे पता नहीं कि मेरे महल में 52 राजा चक्की पीस रहे हैं जो मुझसे शादी करने आए थे। गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, इसे सब पता है, वो आपकी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। रानी ने गर्ज कर कहा, इसे हमारे सामने पेश करो। ब्राह्मण के भेष में राजकुमार को पेश किया गया। रानी बोली, तू ब्राह्मण है इसलिए मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन ये सुन ले कि राजा को तो मैंने चक्की पिसवाई है, लेकिन तुझे तो टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। राजकुमार बोला, मंजूर है, शर्त बताओ। रानी, जो पर्दे के पीछे बैठी थी, बोली, पहली शर्त ये है, लोहे के खंबे को लकड़ी की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े करना है। राजकुमार ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वो खंबा रखा है। गुलाम राजकुमार को एक आंगन में लाए जहाँ एक बहुत बड़ा और मोटा लोहे का खंबा रखा था और इसके पास एक छोटी सी लकड़ी की कुल्हाड़ी रखी थी। जो भी रानी की शर्त पूरी करने आता था, इस खंबे को और कुल्हाड़ी को देखकर हिम्मत हार देता था, क्योंकि लकड़ी से लोहे को काटना नामुमकिन था। राजकुमार थोड़ी देर खड़ा गौर से इस खंबे को देखता रहा। इसे छूने की इजाजत नहीं थी। फिर इसने राम का नाम लेकर कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से खंबे पर दे मारी। खंबा 2 हिस्सों में कट गया। दरअसल वो काले रंग के मोम का बना हुआ खंबा था, जो इतनी चाबुक दस्ती से बनाया गया था कि हूबहू लोहे का लगता था। लेकिन राजकुमार की तेज नजर ने इसे पहचान लिया और शर्त जीत ली। जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो हैरान रह गए। राजकुमार बोला, मारो नकारे पर चोब। मैं पहली शर्त जीत गया। नकारा जोर जोर से बजने लगा और रानी का गुस्से से बुरा हाल था कि कोई राजा महाराजा जो काम नहीं कर पाया वो इस ब्राह्मण के लड़के ने कर दिया। राजकुमार को रानी के सामने पेश किया गया। रानी ने कहा, दूसरी शर्त ये है कि मुझे एक रात में 4 बार बोलने पर मजबूर कर दो। इस शर्त के लिए तुम रात को आना। मैं अपने छप्पर खट में पर्दे में बैठूंगी। तुम मुझे मुखातिब भी नहीं करोगे, ना देखने और ना छूने की हिम्मत करोगे। पर्दे के बाहर बैठकर मुझे बोलने पर मजबूर करना है। राजकुमार वापिस सराय में आ गया और एक सुनसान जगह पर जाकर इसने इन घोड़सवारों के घोड़ों के बालों को आग दिखाई और चारों जिन आ मौजूद हुए। क्या हुक्म है मालिक? इन्हें सारी बात बताते हुए कहा, कुछ ऐसा करो कि रानी को रात में 4 बार बोलने पर मजबूर होना पड़े। इन्होंने कहा, ये कोई मुश्किल काम नहीं। हम चारों जाकर रानी के आसपास छुप जाएंगे। एक इसके छप्पर खट के पाए में, एक इसके पानदान में, एक इसके छप्पर खट के पर्दे में और एक इसके चंदन हार में। तुम रात को बारी बारी हमसे बात करना, बाकी हम संभाल लेंगे। चारों जिन गायब हो गए तो राजकुमार वापिस सराय में आया और खा पी कर सो गया। शाम को उठा, नहा धोकर भरमनों जैसे धोती कुर्ती पहन लंबे लंबे तिलक लगाकर तैयार हो गया। रात को रानी के महल में पहुंचा। रानी अपने कमरे में अपने छप्पर खट पर बैठी थी और चारों तरफ पर्दे लटक रहे थे। पास ही एक कुर्सी पड़ी थी। राजकुमार इस पर बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर छप्पर खट के पाए से मुखातिब होकर बोला, ए अनबोला देवरानी के छप्पर खट के पाए, अब अनबोला देवरानी तो हमसे क्यों बोलेगी? तुम ही कुछ बात करो के रात कटे। छप्पर खट का पाया बोला, क्या बताऊं यार, जब से तूने इसे एक शर्त में हराया है, इसे चैन नहीं है। कभी उठती है, कभी बैठती है, कभी सामान इधर से उधर फेंकती है। हम पायों का बुरा हाल है। अगर तुम सारी शर्तें जीत जाओ ना तो इसे मजा चखाना। राजकुमार बोला, नहीं, ऐसी बात मत करो जिससे रानी को गुस्सा आए। ऐसी बात करो कि रात कटे। पाए में से आवाज आई,
ऐसी बात है तो चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, किसी शहर में 4 दोस्त रहते थे। एक सुनार का लड़का, एक बुढ़ई का लड़का, एक दर्जी का लड़का और एक राजा का लड़का। राजा को अपने बेटे की छोटे लोगों से दोस्ती पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बेटे को अपने दोस्तों से इतना प्यार था कि वो मानता ही नहीं था। एक बार राजा का बेटा राजा से छुपकर अपने तीनों दोस्तों के साथ शिकार पर निकल गया। जंगल में चारों दोस्त रास्ता भटक गए। रात हो गई तो चारों परेशान हो गए। राजा के बेटे को ये फिक्र थी कि राजमहल में इसकी तलाश हो रही होगी। रात को कोई जंगली जानवर आकर इनका सफाया न कर जाए। आखिर ये तय हुआ कि सारी रात चारों एक एक करके बारी बारी पहरा देंगे और 3 दोस्त सोएंगे। इस तरह चारों को नींद भी आ जाएगी और पहरा भी हो जाएगा। सबसे पहले जागने की बारी बुढ़ई के बेटे की थी। इसे नींद आने लगी तो इसने सोचा कोई काम करूं ताकि नींद भाग जाए। इसके औजारों का थैला इसके पास था। इसने जंगल में से लकड़ी ली और अपने औजारों से एक लकड़ी की गुड़िया बना दी। इसका पहरा देने का वक्त खत्म हो रहा था तो इसने दर्जी के बेटे को जगाया। उठो, अब तुम पहरा दो, मैं सोने जा रहा हूँ। दर्जी के लड़के ने देखा कि बुढ़ई का लड़का तो इतना हुनर दिखा गया, लाओ अब मैं भी अपना हुनर दिखाऊं। इसके झोले में भी सिलाई का सामान पड़ा हुआ था। इसने अपनी कमीज उतारी और इसे काट कर गुड़िया के लिए कपड़े सिए और इसे पहना दिए। इतनी देर में इसका पहरा देने का वक्त खत्म हो गया। इसने सुनार के लड़के को जगाया और खुद सोने चला गया। सुनार के लड़के ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपने अपने हुनर दिखा दिए, अब मुझे भी अपना हुनर दिखाना चाहिए। इसके थैले में भी जेवर बनाने के औजार थे और इसने गले में सोने की जंजीर पहन रखी थी। इसने झट जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई, अपनी जंजीर पिघलाकर गुड़िया के लिए जेवर बनाए और इसे पहना दिए। फिर इसने राजा के लड़के को पहरा देने के लिए उठा दिया। राजा के लड़के ने देखा कि इसके तीनों दोस्तों ने अपने अपने हुनर दिखा दिए। मुझे तो कोई हुनर ही नहीं आता, मैं क्या करूं? सुबह तीनों दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। इसके पास तलवार थी, वो तलवार से अपना गोश्त काट काट कर सुनार की जलाई हुई आग में डालता जाता और रोता जाता। इतने ही में एक खुदा रसीदा बुजुर्ग इधर से गुजरे। इन्होंने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? खुदकुशी करना गुनाह है। राजा के लड़के ने कहा, बाबा मैं क्या करूं? मेरे तीनों दोस्तों ने अपना हुनर दिखा दिया, मुझे कुछ आता ही नहीं। सुबह ये मुझ पर हंसेंगे, मैं अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन फकीर साहिब ने अल्लाह से दुआ की और इस गुड़िया में जान पड़ गई। वो जीती जागती बच्ची में बदल गई। छप्पर खट के पाई ने कहानी खत्म करके राजकुमार से पूछा, क्या कहते हो? सबसे अच्छा काम किस लड़के ने किया? राजकुमार ने जवाब दिया, सबसे अच्छा काम बुढ़ई के लड़के ने किया जिसने गुड़िया बनाई। पाया बोला, नहीं, सबसे अच्छा काम दर्जी के लड़के ने किया जिसने गुड़िया का तन ढक दिया। दोनों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। आखिर रानी से रहा नहीं गया। इसने छप्पर खट के पाए पर छड़ी मारते हुए कहा, बेवकूफो, इसका नाम कोई नहीं लेगा जिसने इस गुड़िया में जान डलवाई। राजकुमार ने जोर से आवाज लगाई, मारो नकारे पर चोब। अनबोला देवरानी एक बार बोल दी। रानी बोलने को तो बोल गई, लेकिन अब पछता रही थी और गुस्से में बल खा रही थी। फिर राजकुमार ने रानी के पानदान को मुखातिब किया, रानी के पानदान, रानी तो हमसे क्यों बात करेगी? तुम ही कोई बात करो कि रात कटे। पानदान में बैठा हुआ जिन बोला, ए भैया क्या बताऊं, जब से तुम शर्तें जीतने लगे हो तब से मेरी तो शामत ही आ गई। सबसे ज्यादा गुस्सा तो रानी मुझ पर ही उतार रही है। कुछ उठाकर फेंकती है, कभी उठाकर खोलती है, कभी बंद करती है। मेरा जोर जोर दर्द कर रहा है। तुम अगर सारी शर्तें जीत जाओ ना तो अपनी बांदी बना कर रखना। राजकुमार ने कहा, ऐसी बात मत करो जिससे रानी ना खुश हो, ऐसी बात करो जिससे रात कटे। पानदान बोला, तो चलो मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक राजा राज करता था। राजा के एक ही बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत गुणवती। राजा की ख्वाहिश थी कि राजकुमारी की शादी किसी असली राजकुमार से हो, यानी ऐसा राजकुमार जिसके खून में कहीं से कहीं तलक कोई मिलावट ना हो।
असली राजकुमार फूल की तरह नाजुक और हसास होता है, जो ऐसी चीजें भी महसूस कर लेता है जो आम आदमी महसूस नहीं कर सकता। राजकुमारी के लिए बहुत से राजा महाराजाओं के रिश्ते आए, लेकिन राजा किसी से भी मुतमईन नहीं हुआ। आखिर में 3 राजकुमार आए जिन्होंने ये दावा किया कि वही असली राजकुमार हैं और इनके रगों में खालिस शाही खून दौड़ रहा है। राजा ने इनकी जांच करने का फैसला किया। इसने इन तीनों को अलग अलग महल के 3 नहायत सजे सजाए आरामदाह कमरों में ठहरा दिया, जहां रेशम के बिछोने, नरम और गद्देदार बिस्तर थे। हर तरफ सुकून और खामोशी भी और हर तरह का आराम था। सुबह जब तीनों राजकुमार दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा, कहिए कुंवर, रात को नींद कैसी आई? सबसे बड़े उम्र वाले राजकुमार ने कहा, मैं रात भर बदबू के मारे नहीं सो सका। सारी रात सर के दर्द से तड़पता रहा। आपने जो रेशम का बिछोना बिछाया था वो बदबू में बसा हुआ था। राजा हैरान हो गया। इसने नौकरों से कहा कि वो रेशम की चादर उठा कर लाओ जिस पर राजकुमार सोए थे। चादर लाई गई। सारे दरबारियों ने इसे सूंघा, लेकिन इसमें तो इत्र की खुशबू आ रही थी। किसी को कोई बदबू ही नहीं आई। इस दुकानदार को बुलाया गया। पूछा कि ये रेशम इसने कहाँ से ली? इसने बुनकर का पता बताया। बुनकर को बुलाया तो इसने रेशम इकट्ठा करने वाले को बताया। रेशम वाले ने इस जगह का पता बताया जहाँ के दरख्तों से इसने रेशम इकट्ठा किया था। वहाँ आदमी भेजे गए तो पता चला कि इन पेड़ों से 2 कोस दूर के फासले पर गंदे पानी का एक नाला बहता है, जिसकी वजह से शायद इस रेशम में कुछ बदबू आ गई होगी, जो इतने हाथों और मरहलों से गुजरने के बाद भी राजकुमार को इतनी तेज लगी कि इसके सर में दर्द हो गया और वो रात भर सो नहीं सका। दरबारी बोल उठे, वाकई ये सच्चा राजकुमार है। फिर राजा ने दूसरे राजकुमार से पूछा कि इसे कैसी नींद आई? राजकुमार ने कहा, मैं रात भर नहीं सो सका। आपके महल में इतना शोर था, सारी रात जागता रहा और बुखार हो गया। राजा ने महल के दारोगा से पूछा कि राजकुमार के कमरे के पास कैसा शोर था। सब सर जोड़कर बैठे, क्योंकि रात को तो हर तरफ ऐसी खामोशी थी कि पत्ता तक नहीं खड़का था। बड़ी छानबीन के बाद पता चला कि महल के बागात में से एक बाग में रात को फुवारा चलता रह गया था। इसके पानी के गिरने की आवाज से, शोर से राजकुमार को बुखार हो गया। दरबारी फिर चिल्ला उठे, यही असली राजकुमार है। फिर बादशाह ने तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार से पूछा कि इसे रात कैसी नींद आई? राजकुमार ने कहा, आपके बिस्तर में एक कांटा था, जिसकी चुभन से मैं रात भर करवटें बदलता रहा। जो हिस्सा कांटे पर टिकता वही जख्म बन जाता था। राजकुमार ने अपनी पीठ खोलकर दिखाई, जिस पर जगह जगह किसी बल खाई हुई चीज के निशानात जख्म की शक्ल में बने हुए थे। राजा फौरन लोगों को लेकर राजकुमार की ख्वाबगाह में आ पहुँचे। गुलामों ने चादर हटा कर देखा। चादर के नीचे बहुत ही नरम रुई के 20 गद्दे बिछे थे। लोग हर गद्दा उठा उठा कर इस पर हाथ फेर कर देखते, कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर 19 गद्दों के नीचे एक बल खाया हुआ छोटा सा बाल चिपका हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे राजकुमार की पीठ पर जख्म का निशान था। लोग चिल्ला उठे, यही असली राजकुमार है। पानदान ने इतनी कहानी सुनाने के बाद राजकुमार से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे ख्याल से राजा ने तीनों में से किसको असली राजकुमार मानकर इससे अपनी बेटी की शादी की होगी? ब्राह्मण बने राजकुमार ने कहा, जिसको रेशम में से बदबू आई थी वही असली राजकुमार था। पानदान बोला, नहीं, मेरे ख्याल से तो वो असली राजकुमार था जिसे मील भर दूर से आती फव्वारे की हल्की सी आवाज के शोर से बुखार चढ़ गया। दोनों में गर्मा गर्म बहस होने लगी। रानी भूल गई कि इसे खामोश रहना है। चिल्लाकर पानदान को पटका और बोली, कमबख्त, तुझे भी आज ही बोलना था। इसका नाम कोई नहीं लेगा जिसकी पीठ पर 19 गद्दों के नीचे दबे हुए बाल से घाव पड़ गए। इन दोनों की शिकायत तो सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी हो सकती थी, लेकिन छोटे राजकुमार के घाव तो सारे दरबार ने देखे। रानी बोली और राजकुमार ने खुशी से उछलते हुए आवाज लगाई, मारो नकारे पर चोब। रानी दूसरी बार बोल दी। रानी अपनी जल्दबाजी पर बड़ी जज्बज हुई, लेकिन अब क्या हो सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजकुमार रानी के छप्पर खट के पर्दे को मुखातिब किया। राजकुमार ने रानी के छप्पर खट के पर्दे को मुखातिब किया, भाई तुम ही कुछ बात करो कि रात कटे। पर्दे में से आवाज आई,
अरे भाई क्या बात करूं, मेरी तो आज शामत आ रही है। जैसे जैसे रानी हारती जा रही है अपना गुस्सा हमारे ऊपर ही निकाल रही है। तुम जीत जाओ तो इसकी चोटी काट देना। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो जिससे रानी का दिल दुखे। ऐसी बात करो जो रात कटे। पर्दा बोला, चलो तुम कहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक बुढ़ई रहता था। इसके एक ही लड़का था। हर बाप की तरह इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसका बेटा इसके काम में इसका हाथ बटाए, इसका काम संभाले। लेकिन लड़का एक नंबर का काहिल और निकट्टू था। दिन भर पड़ा पड़ा पलंग तोड़ता रहता या शहर में आवारागर्दी करने निकल जाता। बाप ज्यादा कहता सुनता तो कई कई दिन घर नहीं आता। माँ बाप दोनों परेशान थे। बुढ़ापे में बाप काम करता है और जवान बेटा पड़ा ऐंठता रहता है। मोहल्ले वाले ने बुढ़ई को मशवरा दिया कि लड़के की शादी कर दो, जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। चनाचा बुढ़ई ने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई। एक खाने वाला और बढ़ गया, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो इसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। दिन भर बीवी के पल्लू से बंधा पड़ा रहता। बीवी भी समझा के थक गई। आखिर इसने एक दिन कहा, मुझे मेरे मेके छोड़ाओ। सारी दुनिया निखट्टू की बीवी होने का ताना देती है, मुझसे नहीं सुना जाता। तीर निशाने पर बैठा। अगले दिन बीवी ने खाना पोटली में बांधकर साथ दिया और निखट्टू बैलगाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल गए। जंगल में इधर उधर घूमता रहा। दोपहर हो गई तो खाना खाया, झरने का ठंडा पानी पिया और एक पेड़ की छांव में पड़कर सो गया। शाम को उठा तो देखा जितने भी बड़े लकड़ियां काटने आए थे गाड़ियां भर भर कर लौट गए और इसका मजाक उड़ाते रहे। वो खुद एक एक पेड़ के पास जाकर पूछता फिर रहा था, ए पेड़ तुझे काटूं, ए पेड़ तुझे काटूं। शाम हो गई, वो जंगल में अकेला रह गया। आखिर रात के लगभग एक पेड़ में से आवाज आई, हाँ मुझे काटो और मेरी लकड़ी का पलंग बनाकर सोने के 1.25 लाख टके में बेचना। लड़के ने पेड़ काटना शुरू किया और आधी रात को लकड़ी लेकर घर पहुंचा। इसके माँ बाप और बीवी परेशान थे। बाप जिससे भी पूछने गया इसने जवाब दिया कि तुम्हारा लड़का तो एक एक पेड़ से पूछता फिर रहा है कि इसे काटे या ना काटे। बाप ने सर पकड़ लिया कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। आधी रात को जब वो घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, सिर्फ बीवी जाग रही थी। वो उसी वक्त औजार लेकर पलंग बनाने बैठ गया। बीवी ने कहा भी सुबह बना लेना, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। सुबह तक पलंग तैयार हो गया तो इसने जल्दी से बुनाई की। वो स्नेचर का दिन था। स्नेचर को बादशाह के महल के नीचे बाजार लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग अपना सामान बेचने आते थे। शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक महल का दरोगा इसे खरीद लेते थे। बुढ़ई का लड़का भी इस बाजार में अपना पलंग लेकर बैठा। जो खरीदार आता और पलंग की कीमत पूछता तो जवाब मिलता सोने के 1.25 लाख टके। लोग कहते पागल है, एक मामूली से पलंग की कीमत सोने के सिक्कों में मांग रहा है। जो इसे जानते थे वो इसका मजाक उड़ाते कि बुद्धू पहली बार कुछ बना कर लाया है, वो क्या जाने क्या चीज कितने में बिकती है। शाम हो गई। सारे दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर घर चले गए। सिर्फ वही बैठा रह गया। बादशाह के नौकर पलंग खरीदने आए तो वो भी कीमत सुनकर चले गए। बादशाह ने अपने दरीचे से झांक कर देखा तो एक आदमी पलंग लिए बैठा नजर आया। बादशाह ने दरोगा को बुलाकर पूछा, नीचे जो आदमी बैठा है इसका पलंग अब तक क्यों नहीं खरीदा गया? दरोगा ने जवाब दिया, हजूर कोई पागल है, एक मामूली पलंग की कीमत सोने के 1.25 लाख टके मांग रहा है। बादशाह ने कहा, इसे हमारे सामने हाजिर करो। बुढ़ई के लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते नहीं कि एक मामूली पलंग की कीमत क्या होती है? बुढ़ई ने कहा, मेरा पलंग मामूली नहीं है, आप रात इस पर सो कर देखिए, अगर आपको पलंग मामूली लगे तो इसकी कीमत लौटा दूंगा। बादशाह ने दरोगा को हुक्म दिया कि बुढ़ई को सोने के 1.25 लाख टके अदा कर दिए जाएं और हमारा बिस्तर आज इस पलंग पर लगाया जाए। बुढ़ई का बेटा चादर में सिक्के बांधकर देर रात जब घर पहुंचा, इसकी अम्मा समझी बेटा अनाज लाया है। इसने बहू को आवाज लगाई, ले बहू, आज तो हमारा कमाऊ पूत अनाज लेकर आया है, जा चक्की पर आटा पीस कर रोटी बना ले। बहू ने आकर पोटली उठाई तो बड़ी भारी लगी। इसने खोल कर देखा तो सोने की चमक से आंखें खैर हो गई। वो खुशी खुशी सास के पास ले गई। अम्मा, इसमें अनाज नहीं कुछ और है। और क्या होगा? बड़ी बी ने आकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई।
फिर तो बूढ़े बुढ़िया ने बेटे को वो बुलाए ली और तारीफ की कि कुछ न कहने को नहीं, इनके तो दिन ही फिर गए। इधर बादशाह पलंग पर सोने को लेटे तो नींद नहीं आई। देखें अब क्या होता है कि इंतजार में चुपचाप लेटे रहे। रात 12 बजे के बाद पलंग का एक पाया बाकी तीनों पायों से बोला, सुनते हो भाई तीनों यारों, बादशाह को संभाले रहना, मैं जरा हवा खौरी करके आता हूँ। बादशाह दम साधे पड़े रहे। पलंग में से एक पाया निकला और उड़ता हुआ एक तरफ को चला गया। अभी जरा ही देर गुजरी होगी कि वो वापिस आ गया। दूसरे पाये ने पूछा, बड़ी जल्दी वापिस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा बादशाह के जूतों में एक काला नाग बैठा है। मैंने सोचा अब यही हमारा मालिक है, इनकी जान बचानी फर्ज है। सुबह ये जूता पहनेंगे तो सांप इन्हें काट लेगा और ये मर जाएंगे। तो इसने सांप को मारकर वापिस आ गया। दूसरे पाये ने कहा, अब तुम तीनों बादशाह को संभालो, मैं भी हवा खोरी करके आता हूँ। फिर खट से आवाज आई और दूसरा पाया उड़ता हुआ दरवाजे से निकल गया। थोड़ी देर में वो भी वापिस आ गया। तीसरे पाये ने पूछा, क्या बात है, तुम भी जल्दी वापिस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा 2 चोरों ने बादशाह के खजाने में नकब लगा रखी है और खजाने लूट कर जा रहे हैं। मैं इन दोनों चोरों को मार आया। फिर तीसरा पाया बोला, दोस्तों अब तुम बादशाह को संभालो, मैं जरा सैर करके आता हूँ। वो गया तो काफी देर बाद आया। चौथे पाये ने कहा, मुझे भी घूमने जाना था, तुमने बड़ी देर लगा दी। तीसरा पाया बोला, अरे मैं तो बहुत ही अच्छा तमाशा देख कर आया हूँ, लेकिन अकेले देखने में मजा नहीं, तुम तीनों को भी साथ लेने आया हूँ। पहले पाये ने कहा, लेकिन हम चारों चले जाएंगे तो बादशाह को कौन संभालेगा? तीसरा पाया बोला, बादशाह तो बेखबर सो रहे हैं, चलो बादशाह को भी ले चलते हैं। अचानक पलंग जमीन से बुलंद हुआ और उड़ता हुआ महल से बाहर निकल आया। बादशाह का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन सांस रुके पड़े रहा। दूर किसी जंगल में जाकर पलंग एक पेड़ पर लटक गया। बादशाह ने जरा सी आंख खोल कर देखा तो इस जंगल में एक आलीशान और बेहद खूबसूरत बाग लगा हुआ था। सोने चांदी की कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सोने चांदी के बर्तनों में खाना तकसीम हो रहा था। किसी ने कहा, देखो वो पलंग पर एक आदमी सो रहा है, इसे भी खाना दे आओ। लोगों ने सोने चांदी की तश्तरियों में पुलाव जर्दा लाकर बादशाह के पास भी रख दिए। फिर नाच गाने की महफिल जमी। हसीनों जमील परियों ने ऐसा नाच दिखाया कि सब वाह वाह कर उठे। सुबह के करीब जश्न खत्म हुआ। परियां, इनका राजा और मेहमान सब चले गए तो नौकरों ने बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। तीसरा पाया बोला, दोस्तों यही वक्त है बादशाह से वफादारी निभाने का, चलो इस बाग को बादशाह के लिए बचा लें। चारों पाये पलंग से निकले और तड़ातड़ लोगों के सरों पर पड़ने लगे। वो लोग घबरा गए। सारा बाग और सारा साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद चारों पाये आकर बादशाह के पलंग में लगे और उड़ते हुए बादशाह को वापिस इनकी ख्वाबगाह में जा पहुंचाया। बादशाह की जान में जान आई। नींद तो खैर क्या आती, सुबह हो गई। बादशाह ने नौकरों से जूता तलब किया तो खादिम ने आकर बताया कि बादशाह सलामत के जूतों में एक काला सांप था जो मरा पड़ा है। बादशाह को यकीन हो गया कि रात इन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, जो हुआ वो हकीकत थी। इसी वक्त शाही खजाने का खजांची दौड़ा हुआ आया और इसने बताया कि रात खजाने के पहरेदार सो गए थे। 2 चोरों ने नकब लगाकर खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने इन्हें मार दिया। बादशाह जानते थे कि चोरों को किसने मारा है। इन्होंने उसी वक्त पहरेदारों को सजा देने का हुक्म दिया। इसके बाद इन्होंने अपने खास नौकरों को बुलाकर कहा कि शहर के बाहर जो जंगल है वहां जाओ और वहां की खैर लाओ। थोड़ी देर में वो लोग वापिस आ गए और बेहद हैरत के साथ इतला दी कि जंगल का तो नक्शा ही बदला हुआ है। वहाँ बड़ा खूबसूरत बाग है, सोने चांदी की कुर्सियाँ और दूसरे सजावट का सामान आरास्ता है और सोने चांदी के ढेरों बर्तन रखे हैं। बादशाह खुद घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचे। ये वही बाग था जो इन्होंने रात को देखा था। यहाँ इतना सोना और चांदी था जितना बादशाह के पूरे खजाने में भी नहीं था। बादशाह ने बुढ़ई के लड़के को बुलाकर और इनामो इकराम दिया और सारा सोना चांदी अपने खजाने में जमा करवा लिया। कहानी खत्म करके फिर राजकुमार और पर्दे में छुपे हुए जिन में बहस छिड़ गई। राजकुमार कह रहा था वो पाया सबसे अच्छा था जिसने सांप को मारकर बादशाह की जान बचाई, और पर्दा कह रहा था वो पाया अच्छा था जिसने चोरों को मारकर बादशाह का खजाना बचाया। बहस जब हद से बढ़ने लगी तो रानी बेख्तियार बोल उठी,
बेवकूफो, इसका कोई नाम नहीं लेगा। जिसने लगा लगाया बाग और मनो सोना चांदी बादशाह को दिलवा दिया। राजकुमार ने आवाज लगाई, मारो नकारे पर चोब। रानी तीसरी बार बोल दी। रानी के गुस्से और अफसोस में आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इसने तय कर लिया कि अब वो नहीं बोलेगी। रात का आखिरी पहर था। राजकुमार ने रानी के चंदनहार को मुखातिब किया। रानी के चंदनहार, रानी तो हमसे क्यों बोलेगी, तुम ही कोई बात करो जो रात कटे। चंदनहार बोला, अरे भाई, मेरी तो शामत आई हुई है। रानी गुस्से में भी, ये पहलू बदलती है, कभी वो पहलू बदलती है, मुझे उठा उठा कर पटकती रहती है। भैया तुम जीत जाओ तो इससे गिन गिन कर बदले लेना। राजकुमार बोला, तुम लोग रानी को नाराज करने वाली बात मत किया करो, कोई बात करो कि रात का आखिरी पहर भी कट जाए। चंदनहार कहने लगा, चलो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम कहो। तो मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले किसी शहर में एक लकड़हारा रहता था, बड़ा मेहनती और ईमानदार। सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर आ जाता। जो पैसे मिलते इससे अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरता। इसके 4 बेटे थे, चारों बहुत ही होनहार और समझदार थे। इन्हें एहसास था कि इनके माँ बाप इनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, खुद भूखे सोए रहते हैं, लेकिन इन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, खुद पेवन लगा कर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इन्हें बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। एक दिन लकड़हारे को जंगल में एक चमकदार पत्थर पड़ा नजर आया। वो इसे उठा कर लाया और अपने घर के ताक में डाल लिया कि बच्चे खेल लेंगे। रात को इसकी बीवी झोपड़ी में चिराग जलाने आई तो इसने देखा कि ताक में तो बड़ा रोशन चिराग जल रहा है, जिसमें से किरणें फूट रही हैं। इसने लकड़हारे को बुला कर दिखाया। लकड़हारा फौरन समझ गया कि ये कोई बहुत कीमती पत्थर है जो हमारे बच्चे के नसीब से मिला है ताकि इनकी अच्छी परवरिश हो सके। इसने वो पत्थर जोहरी को दिखाया। जोहरी ने देखते ही पहचान लिया कि वो हीरा था, जिसकी कीमत का अंदाजा करना ही मुश्किल था। फिर भी जोहरी ने लकड़हारे को इस पत्थर की अच्छी कीमत दी। लकड़हारा इसमें ही खुश हो गया। इन पैसों से इसने लकड़ी की टाल खोल ली, छोटा मोटा मकान लिया। इसका कारोबार अच्छा चला। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी सारी जिंदगी अपने चारों बेटों को अच्छे से अच्छे तरीके पर परवरिश करने, पढ़ाने लिखाने में लगा दी। तीनों बेटों की शादी कर दी और अपना कारोबार बेचकर सारा पैसा चारों बेटों में बराबर बांट दिया। इन पैसों से बेटों ने अलग अलग कारोबार शुरू किया, कामयाब रहे, बहुत तरक्की की और लाखों में खेलने लगे। चारों बेटों को एहसास था कि इनकी ये तरक्की और ऐशो आराम इनके माँ बाप की कुर्बानियों का नतीजा था। इसलिए इन्होंने सोचा कि इन्हें अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माँ बाप का कुछ कर्ज अदा कर सके। बड़े बेटे ने अपने माँ बाप के लिए एक शानदार और खूबसूरत मकान बनवा दिया, जिसमें आराम की हर चीज मौजूद थी। दूसरे बेटे ने घर के सामने जमीन लेकर एक खूबसूरत बाग लगवाया और एक तालाब खुदवाया, इसमें नाव डलवाई ताकि इसके माँ बाप तफरी कर सके। तीसरा बेटा माँ बाप को चारों धाम की यात्रा पर ले गया और गंगा जमुना में स्नान करवाया। फिर तीनों बेटे अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अलग अलग मकान में रहने लगे। इस अरसे में लकड़हारा और इसकी बीवी बुढ़ापे की सरहदें पार कर चुके थे और तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे। लकड़हारे की बिनाई जाती रही और इसकी बीवी घुटनों के दर्द की वजह से चलने फिरने से माजूर हो गई थी। इतने बड़े घर और बाग में बूढ़ा बुढ़िया अकेले थे। इनके चौथे और सबसे छोटे बेटे ने इनके लिए कोई बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन अपनी सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इसने शादी भी नहीं की कि कहीं बीवी बच्चे इसे इस फर्ज से गाफिल ना कर दें। इसने अपना कारोबार भी अपने मुंशी को सौंप दिया। जब तक वो जिंदा रहे, छोटा बेटा बाप की आंखें और माँ की लाठी बनकर रहा। चंदनहार ने कहानी खत्म करके कहा, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सवाब का काम बड़े बेटे ने किया। लकड़हारे और इसकी बीवी ने सारी जिंदगी छोटे से मकान में गुजारी थी। इसने माँ बाप के लिए शानदार घर बनवा दिया। राजकुमार बोला, नहीं, सबसे ज्यादा पैसे का काम तो तीसरे बेटे ने किया, जिसने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाकर इनका परलोक सुधार दिया। दोनों में जमकर बहस हुई। रानी से रहा नहीं गया। इसने चंदनहार उतार कर फेंकते हुए कहा, कमबख्तो, इसका कोई नाम नहीं लेगा, जिसने अपनी सारी जिंदगी बूढ़े, अंधे और माजूर माँ बाप की खिदमत में लगा दी। रानी बोली और राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। खुशी से चिल्लाते हुए इसने आवाज लगाई,
मारो नकारे पर चोब अनबोला देवरानी एक रात में 4 बार बोल दी। मैं जीत गया। रानी दिल में बहुत उदास और नाराज थी, लेकिन बज़ाहिर सख्ती से इसने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी एक शर्त बाकी है। राजकुमार ने कहा, वो भी बता दो। रानी ने जवाब दिया, मेरी आखिरी शर्त एक पहेली है, अगर इसका सही जवाब नहीं दे सके तो सारी कामयाबी हवा में हो जाएगी। राजकुमार ने कहा, पहेली पूछो। रानी ने कहा, पहेली ये है कि जनी ना ब्याही माँ ने बेटे पर सवारी ली। राजकुमार दिल ही दिल में हंस पड़ा। वो वाक्या तो खुद इसी के राज्य से मुताल्लिक था। इसने पहेली पूछते हुए कहा, ये अजीन नगरी की बात है। अजीन के राजा ने अरब से बहुत ही आला नस्ल के घोड़े मंगवाए। वो चाहते थे कि इन घोड़ों की नस्ल को अपने मुल्क में बढ़ाए। इन्होंने इन अरबी घोड़ों को देसी घोड़ियों के साथ बंधवा दिया। घोड़ियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब पैदाइश का वक्त आया तो वो देसी घोड़ियां अरबी घोड़ों के बच्चों को जन्म नहीं दे सकी। राजा के हुक्म से घोड़ियों के पेट काट कर बच्चे निकाले गए और इन घोड़ियों की खाल से घोड़ों की पीठ पर डाली जाने वाली जेन बनाई गई। जब वो बच्चे बड़े हुए तो इनकी पीठों पर इनकी माओ की खाल की जेन डाली गई। इस तरह जने और ब्याहे बगैर माँ ने बेटों पर सवारी की। पहेली का जवाब देकर बरहमन बना राजकुमार चला गया। रानी दुख से रो पड़ी, मेरी भी क्या किस्मत थी, राजा महाराजा मेरी किस्मत में ही नहीं थे। एक बर्मन का छोकरा था और वो भी छोड़कर चला गया। रोते रोते आंसू पूछने के लिए इसने अपना आंचल उठाया जो छप्पर कट के नीचे लटक रहा था। इसने देखा कि आंचल पर कुछ लिखा हुआ था। इसने फौरन आंखें साफ की और पढ़ा। लिखा था, मैं राजा अजीन का तुझे छलने आया था। जब तेरा बेटा आकर मुझे चलेगा तब तुझे लेकर जाऊंगा। रानी रोते रोते हंस पड़ी। दिल को सुकून हुआ कि चलो किसी बर्मन से नहीं हारी, मुझे हराने वाला तो मुझसे भी बड़ा राजा था। इधर राजकुमार ने इन 52 राजाओं को आजाद करवा दिया और इन्हें ये कहकर साथ लेकर चला गया, पहले आप लोगों को मेरे पिताजी के सामने चक्की पीस कर दिखाना है, फिर आप अपने अपने राज्य जा सकते हैं। वो सब राजकुमार के एहसानमंद थे, फौरन राजी हो गए। अजीन पहुंचकर राजकुमार ने अपने बाप को इसके तीनों ख्वाब सच करके दिखाए। राजा बेटे की जुदाई में परेशान थे। इन्होंने राजपाट बेटे को सौंपा और खुद इबादत में लग गए थे। इधर रानी भी हार मानने वाली नहीं थी। इसने नाचने गाने वाली खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों की एक मंडली तैयार की और अजीन जा पहुंची। सारे अजीन में इस मंडली की धूम मच गई। जिसे देखो खींचा चला आ रहा है। नौजवान राजा को भी शौक हुआ। इसने मंडली वालों से कहलवाया कि राजमहल में आकर नाच रंग जमाए, बहुत इनाम मिलेगा। लेकिन मंडली की मलका ने इनकार कर दिया। इसने कहा, राजा हो या रंग, जिसे नाच देखना है और गाना सुनना है वो यहीं आए। राजा का इश्तियाक और बढ़ा। एक दिन राजा की सवारी भी नाटक मंडली देखने जा पहुंची। लड़कियों ने नाच रंग दिखाए। राजा ने खूब इनाम दिया। फिर इनकी मलका से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। लड़कियों ने कहा, हमारी मलका किसी से नहीं मिलती। राजा ने कहा, इनसे कहो अजीन का राजा इनके द्वार पर आया है, क्या इसका सम्मान भी नहीं किया जाएगा। राजा को अंदर बुलाया गया। सामने चौकी पर जो लड़की बैठी, इसके सामने तो पूर्णमासी का चांद भी फीका था। राजा तो पलक झपकाना भी भूल गए। जब लड़की ने उठकर इन्हें सलाम किया तो वो होश में आए। लड़की ने बताया कि वो मलका राज से आई है और शरीफ माँ बाप की बेटी है। क्योंकि इसके कोई भाई नहीं है, इसलिए बीमार माँ बाप के इलाज के लिए पैसा जमा करने निकल खड़ी हुई है। राजा तो रोज आने लगे। इन्होंने इसे अपने हरम में दाखिल करने की बात की तो इसने कहा, मैं शरीफजादी हूँ, आपको कोई समदन बनाना है तो फेरे डलवाइए। राजा इसके इश्क में इतने पागल हो रहे थे कि फेरे लेने पर भी राजी हो गए। कुछ माह बाद जब इसने अपने देश जाने की बात कही तो राजा ने बड़ी कोशिश की कि वो यहीं रह जाए, अपने माँ बाप को भी बुला ले, लेकिन रानी किसी तरह नहीं मानी। मेरे माँ बाप इस उम्र में अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राजा मजबूर हो गए। रानी ने चलते वक्त राजा से निशानी के तौर पर इनकी तलवार और अंगूठी ले ली, ताकि कभी जिंदगी में आपसे मिलना हो और आप भूल जाएं तो आपको याद दिला सकूं। रानी वापिस अपने शहर चली आई। वो माँ बनने वाली थी। इसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया जो हूबहू राजा की शक्ल का था। रानी ने अपने बेटे की बेहतरीन तालीम और तरबियत की। इसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बच्चा अक्सर पूछता था,
माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सब बच्चों के बाप हैं, बस मेरे ही पिता नहीं हैं। रानी इसे बहला देती कि तुम्हारे बाप परदेश गए हैं, जब तुम 12 साल के हो जाओगे तब आएंगे। वक्त गुजरता रहा। जिस दिन राजकुंवर की 12वीं सालगिरह थी, वो रानी के पीछे पड़ गए। अब तो बताओ, अब तो मैं 12 साल का हो गया हूँ, पिताजी नहीं आए, बताइए वो कहाँ हैं? मैं इन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। आखिर मजबूर होकर रानी ने सारी कहानी बेटे को सुनाई। वो दुपट्टा दिखाया, अंगूठी और तलवार दिखाई। राजकुंवर उसी वक्त अजीन जाने की जिद कर बैठे। रानी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। माँ, अब तो पिताजी को छल कर ही वापस आऊंगा और इन्हें आपके सामने ला कर खड़ा करूंगा। रानी का दिल तो नहीं चाहता था कि अपने फूल से बेटे को खतरे में डाले, लेकिन इसकी रगों में भी जिद्दी माँ बाप का खून दौड़ रहा था। इसने राजा की निशानियां और जरूरत के लिए शर्फियां ली और अजीन रवाना हो गया। 2-4 दिन इसने अजीन नगरी की सैर की, फिर शरारतें शुरू कर दी। तरह तरह के भेष बदलता रहता और लोगों को परेशान करता। कहीं औरतें घड़ों में पानी भर कर जा रही हैं तो गुलेल से इनके मटके फोड़ देते। लोग घाट पर स्नान करने पानी में उतरते तो इनके कपड़े गायब कर देते। हलवाई की मिठाई से भरा थाल उलट देता। नानबाई की रोटियां ले उड़ा। किसी शादी के मंडप में दूल्हे का सफा और सेहरा नोच देता। सबसे ज्यादा शामत मोटे सीठों की आई। इनकी तोंद पर लगातार गुलेल से निशाने लगाया करता था। गर्ज शहर में हाहाकार मच गई। राजा के कानों तक भी खबर पहुंची। राजा ने थानेदार को बुलाकर डांटा, ये शहर में क्या हो रहा है? तुम्हारे सिपाही एक चोर को नहीं पकड़ सकते। कोतवाल ने सिपाहियों को बुलाकर डांटा। सिपाहियों ने पहरा दुगना कर दिया, लेकिन खुद इन्हीं की शामत आ गई। कहीं 2-4 सिपाही खड़े होते तो ना जाने किधर से आता और इनके सर आपस में टकरा देता। वो एक दूसरे को बुरा भला कहते। कभी सिपाहियों के सर से टोपियां गिरा देता, कभी इनका खाना लेकर भाग जाता। छलावे की तरह आता और मनमानी कर जाता। दरअसल वो इनके आसपास ही घूमता था, लेकिन किसी को शक भी नहीं होता था कि ये भोला भाला खूबसूरत लड़का ये हरकतें कर रहा है। शहर में वारदातें पड़ने लगी और सिपाहियों से कुछ नहीं हुआ तो कोतवाल ने खुद चोर पकड़ने का फैसला किया। छानबीन की तो पता चला कि वो बाहर से आता है और लूटपाट करके शहर पनाह के दरवाजे के बाहर भाग जाता है। थानेदार ने सोचा शहर के बाहर भाग जाता है, लेकिन रात को शहर से बाहर नहीं रह सकता, ना नदी के किनारे रह सकता है और ना जंगल बियाबान में। अगर मैं शहर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाऊं तो रात को जब वो वापस आएगा तो मैं इसे पकड़ लूंगा। रात को शहर पनाह का दरवाजा बंद हो जाया करता था। कोतवाल के पास लकड़ी का एक पटरा था, जिस पर पांव पड़ जाए तो पांव इसमें बंद हो जाता था और बगैर चाबी के नहीं खुलता था। थानेदार ने शहर पनाह का दरवाजा बंद करवा दिया। सिर्फ एक आदमी के निकलने की झिरी छोड़कर वहां वो पटरा रख दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। शाम हो रही थी। इतने में क्या देखता है कि धोबी घाट की तरफ से एक नौजवान और बेहद खूबसूरत लड़की पाँव में पायल पहने बनी संवरी छम छम करती चली आ रही है। जैसे ही वो औरत दरवाजे के पास पहुंची, कोतवाल दौड़ कर आए और बोले, ए हाय, ए बाई जी, इस पटरे पर पाँव ना रख देना, तुम्हारा फूल सा पाँव घायल हो जाएगा। लड़की नाजो अदा दिखाते हुए बोली, ये भैया क्या है और आप कौन हैं? यहाँ क्यों बैठे हैं? कोतवाल बोले, मैं शहर का कोतवाल हूँ। आपने सुना होगा ना कि आजकल एक चोर ने लोगों को परेशान कर रखा है। मैं इसको पकड़ने के लिए बैठा हूँ। लड़की बोली, भैया, इस लकड़ी के पटड़े से आप चोर को कैसे पकड़ेंगे? कोतवाल साहिब बोले, ये लकड़ी का तख्ता नहीं है बाई जी, ये चोर पकड़ने की मशीन है। इस पर पाँव पड़ जाए तो पाँव बंद हो जाता है। लड़की बोली, अच्छा, जरा मेरा पाँव तो बंद करके दिखाइए। इसने अपना गोरा गोरा पाँव आगे बढ़ाया। कोतवाल साहिब पिघल गए। अरे नहीं बाई जी, आपका पाँव क्यों, मैं अपने पाँव को बंद करके दिखाता हूँ। कोतवाल साहिब जैसे ही पटरे पर खड़े हुए, इनके दोनों पाँव बंद हो गए। लड़की ने पूछा, अब ये खुलेगा कैसे? कोतवाल ने जेब से चाबी निकाल कर दी। ये लो, अब मुझे खोल दो। लड़की तो चाबी लेकर ये जा वो जा, साथ ही कोतवाल साहब की टोपी भी लेता गया। अंधेरा फैल चुका था। इसने एक तरफ जाकर कपड़े बदले, कोतवाल की टोपी पहनी।
राजा का बेटा था, कदकाठी अच्छी थी, अंधेरे में पूरा मर्द लगता था। शहर के दरवाजे थे, अंदर घुसा और आवाज बदल कर सिपाहियों से बोला, दरवाजा बंद कर दो, हमने चोर पकड़ने की मशीन रख दी है, चोर खुद ही बंद हो जाएगा, हम घर जा रहे हैं। सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से कोतवाल चिल्ला रहा था, अरे दरवाजा खोलो, मैं कोतवाल हूँ, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऊपर से इस पर कंकर पत्थर फेंकते रहे और हंसी उड़ाते रहे कि देखो चोर को, अपने आप को कोतवाल कह रहा है, बेटा सुबह मजा चखाएंगे। रात भर कोतवाल तख्ते पर बंद खड़े रहे। सुबह हुई और शहर का दरवाजा खुला तो सिपाहियों ने देखा कि वाकई वो कोतवाल था और चोर कोतवाल को बंद करके इन्हें छल कर गया था। 2 दिन कोतवाल शर्म के मारे घर से नहीं निकले। तीसरे दिन आकर इन्होंने राजा के सामने अपनी माजूरी जाहिर कर दी। इस वक्त दरबार में राजा के सभी रिश्तेदार मौजूद थे। ठाकुरों ने राजा से कहा, महाराज आपका कोतवाल और सिपाही सब निकम्मे हैं, एक जरा से चोर को नहीं पकड़ सकते, आप हमें इजाजत दें, हम इसे पकड़ कर लाएंगे। राजा ने कहा, इजाजत है। सारे ठाकुर दोबारा से निकले तो इन्होंने आपस में कहा कि आओ जरा बाग में बैठकर सुलह करते हैं। ये लोग बाग में बैठे ही थे कि एक 12-14 साल का लड़का एक टोकरी में लाल पीले तितलियों की बोतलें सजाए तेल मालिश करता हुआ आ निकला और लगा इनकी खुशामद करने। सरकार तेल मालिश करवाइए, बड़ा आराम मिलेगा, दिमाग भी चकाचौंध हो जाएगा। ठाकुरों ने कहा, चल भाग, हम बड़े भारी काम पर निकले हैं, हमें चोर को पकड़ने की तरकीब सोचने दे। लड़का बोला, मालिक चंपी करवा के तो देखिए, ऐसा दिमाग खुलेगा कि चोर पकड़ने की तरकीब आप समझ ही जाएंगे। ठाकुर हंसने लगे। सोचा, चलो क्या हर्ज है, थोड़ी मालिश करवा लेते हैं। अब वो लड़का एक ऐसा तेल लेकर निकला था जिसे बदन पर लगाकर अगर पानी लग जाए तो बदन बेतहाशा सूज जाता है। लड़के के कहने पर इन सब ने कपड़े उतार कर लंगोटियां बांध ली। लड़के ने सबकी खूब तबीयत से मालिश की, सबको बड़ा मजा आया, बड़ी तारीफें की। लड़का बोला, सरकार अब आप जरा इस तालाब के पानी में एक डुबकी लगाइए, देखिए तबीयत हरी हो जाएगी। मालिश करवा कर नहाना तो था ही, सब के सब तालाब में उतर गए। इधर लड़का इन सब के कपड़े लेकर भाग गया। जब वो तालाब से बाहर निकले, फूल फूल के कप्पा हो रहे थे, शक्लें पहचानी नहीं जाती थी, ऊपर से कपड़े भी गायब। राजा के रिश्तेदार थे, कुछ इज्जत थी। ऐसी हालत में दिन दहाड़े घर भी नहीं जा सकते थे, वहीं बाग में छुपकर बैठ गए। गीले बदन में हवा लगी तो सूजन और बढ़ गई। अपनी किस्मत को कोस रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़का सारे ठाकुरों के घर गया और इनकी बीवियों से कहा कि ठाकुर ने कहलवाया है कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। राजा ने इन्हें चोर पकड़ने का काम सौंपा है, रात को हो सकता है चोर इनके घर आए, आप लोग दरवाजा मत खोलना। अपनी अपनी छतों पर पिसी हुई लाल मिर्चें और मिट्टी को उड़ाकर बैठ जाना। वो दरवाजा खटखटाए तो ऊपर से इन पर कूड़ा फेंक देना। बीवियों ने ऐसा ही किया। रात जब गहरी हो गई तो ठाकुर बाग से निकले और छुपते छुपाते अपने घर को पहुँचे। इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो इनकी बीवियों ने इन पर कूड़ा करकट मिट्टी मिर्च डाली। वो चिल्लाते रहे, अरे हम तुम्हारे पति दियो हैं। बीवियां बोली, क्या हम अपनी पति को पहचानते नहीं? हमारे पति तुम्हारी तरह मोटे भैंसे नहीं हैं। गर्द रात भर यही तमाशा रहा। सुबह हुई तो बीवियों ने देखा कि वो तो वाकई इनके शोहर हैं। एक तो सूजे हुए बदन, ऊपर से मिट्टी कूड़ा और मिर्चें, सबका हाल खराब था। चोर को इनकी बीवियों ने खूब बुरा भला कहा और इन्हें भी धोखा दे गया। ठाकुरों ने राजा से कहलवा भेजा कि वो चोर को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी चोर को पकड़ेगा इसे शर्फियां इनाम में दी जाएंगी। इनाम की बात शहर की तवाइफों ने भी सुनी। इन्होंने सोचा कि ये इनाम तो इन्हीं को मिलना चाहिए, भला इनके नाजो नखरों के सामने चोर कैसे टिक सकता है। इनमें से कुछ जान दीदा औरतें एक वक्त बनाकर राजा के पास गई और चोर पकड़ने की इजाजत चाही। राजा तो तंग आ चुके थे, भला से कोई पकड़े, चोर तो पकड़ा जाए। इन्होंने इजाजत दे दी। सारी औरतें शाम को सज सवर कर चौक पर जाकर बैठी कि कोई तरकीब सोचें, कौन सा जाल फेंके। इतने में एक ख्वांचे वाला वहां पहुंच गया जो तरह तरह की चटपटी चाटे बेच रहा था और लगा औरतों की खुशामद करने। बाई चख कर देखो क्या बढ़िया चाट बनाई है। औरतों के मुंह में पानी भर आया।
सब ने मजे लेकर खूब चाट खाई। इस चाट में लड़के ने बेहोशी की दवा मिला कर रखी थी। चाट खाते ही सब लंबी लेट गई। रात गहरी हो चुकी थी और चौक भी सुनसान हो गया था। लड़के ने सारी औरतों की चूटियां एक दूसरे के साथ कसकर बांधी और आखिरी औरत की चोटी पेड़ की सबसे ऊंची शाख से बांधकर 9-11 हो गया। सुबह लोगों ने देखा कि शहर की सारी मशहूर जमाना बदनाम औरतें पेड़ों पर लटक रही हैं। खुद इन्हें जब होश आया तो इन्होंने खूब वाबेला मचाई। चोर को सैकड़ों गालियां और कोसने दिए। लोगों ने इन्हें खोला तो गिरती पड़ती घर भागी। राजा ने सुना तो इन्हें हंसी भी आई। ताज्जुब भी हुआ कि ये कैसा चालाक आदमी है जो किसी के भी हाथ नहीं लगा। राजा ने ऐलान किया कि आज रात चोर को हम पकड़ेंगे। राजा के मुखबिरों ने बताया कि चोर दिन के वक्त शहर पना के बाहर घूमता है और शाम के करीब शहर में घुसता है। चनाचा राजा अपने लाव लश्कर के साथ हाथी पर सवार शहर पना के दरवाजे तक आए। इन सबको शहर के अंदर ही छोड़ा। खुद टहलते हुए धोबी घाट की तरफ निकल गए। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो सारे धोबी अपने अपने गधों के साथ शहर में चले गए। बस एक लड़का किनारे पर बैठा कपड़े धो जा रहा था। अंधेरा फैल चुका था। राजा ने लड़के के पास जाकर पूछा, सब लोग चले गए हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? लड़के ने कहा, हजूर, एक आदमी मुझे अपने कपड़े धोने को देकर गया है। इसने कहा है कि दिन को इसे नहाने का वक्त नहीं मिलता। वो जब तक नहा कर ना आ जाए यहीं इसके कपड़े लेकर बैठे रहो। देखो, इसने मुझे एक अशर्फी भी दी थी। राजा समझ गया कि जरूर यही चोर है जो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्नान करने आया है। राजा ने पूछा, वो आदमी कहाँ है? लड़के ने नदी में उभरे हुए एक सर की तरफ इशारा किया। वो देखिए, वो नहा रहा है। राजा ने देखा पानी में एक आदमी तैर रहा था जिसका सिर्फ सर नजर आ रहा था। राजा ने सोचा, अब बचकर कहाँ जाएगा, आज तो पकड़ा ही जाएगा। राजा ने लड़के से कहा, हम तुम्हें 5 अशर्फियां इनाम देंगे। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी ये धोबी कुर्ती और पगड़ी हमें दे दो और हमारे कपड़े पहनकर इधर शहर के दरवाजे के करीब खड़े हो जाओ। वो जो आदमी तैर रहा है वो बहुत बड़ा चोर है। जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम इसे पकड़ लेंगे, तुम्हें और भी इनाम मिलेगा। लड़का राजी हो गया। राजा ने इसका धोती कुर्ता पहन लिया और घाट पर बैठकर चोर का इंतजार करते रहे। इधर वो लड़का राजा के लिबास में शहर पनाह में दाखिल हुआ और फौजियों से बोला, हम महल वापस जा रहे हैं, आज चोर हाथ नहीं आया, कल पकड़ेंगे। राजा से बेहद मुशाबहत और शाही लिबास की वजह से मध्यम रोशनी में लोगों ने इसे राजा समझा। वो हाथी पर बैठकर महल आ गया और राजा की ख्वाबगाह में जाकर सो गया। शहर पनाह का दरवाजा बंद कर दिया गया। राजा को बैठे बैठे जब काफी देर हो गई तो इसने आदमी को आवाज दी, ओ भैया, अब बाहर निकल आओ, मुझे घर जाना है, रात बहुत हो गई है। लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं आया। सर तैरते तैरते किनारे के करीब पहुंचा तो राजा ने एक कंकरी इस पर मारी। कंकरी खट से बोली तो राजा चौंके। पानी में उतरकर सर को पकड़ा तो वो लकड़ी का बना हुआ सर और चेहरा था। राजा अपनी बेवकूफी पर हाथ मल कर रह गए। कमबख्त, मुझे भी छल कर गया। दरवाजे पर आए तो दरवाजा बंद पाया। सिपाहियों ने कहा, राजा का हुक्म है, रात को दरवाजा किसी के लिए नहीं खुल सकता। राजा कोतवाल का हाल सुन चुके थे। सोचा, अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फायदा। दरवाजे के पास बैठ गए। दरवाजे के पास बैठकर सुबह कर दी। सुबह दरवाजा खुला तो राजा पगड़ी से मुंह छुपाकर शहर में दाखिल हुए और सीधे महल पहुंचे। महल के दवारपाल हैरान रह गए कि राजा तो रात को आकर सो गए थे, फिर ये धोबी के लिबास में कहां से आ गए। पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। राजा सीधे अपने ख्वाबगाह में जा पहुंचे तो देखा कि कोई इनके बिस्तर पर इनकी चादर ओढ़े सो रहा है। राजा ने चादर पकड़कर खींची तो लड़का फौरन उठकर बैठ गया। राजा को लगा इनकी जवानी की तस्वीर सामने है। चंद मिनट तो हैरान से रह गए। फिर पूछा, भाई तू कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है? लड़के ने झट इनके पांव छुए और अपने झोले में से अपनी माँ का दुपट्टा, राजा की अंगूठी और कटार निकाल कर सामने रख दी। राजा सब कुछ समझ गए। बेटे को गले लगाकर बोले, तूने वाकई मुझे छल लिया, अब चल तेरी माँ को लेकर आते हैं। राजा पूरी फौज पलटन के साथ अनबोला देवरानी के शहर पहुँचे और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ इसे लेकर अजीन आ गए। जैसे हंसी खुशी इनके दिन बीते, अल्लाह ऐसे ही सबके दिन गुजारे।